नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंजन स्टडी 85 में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत स्किल के द्वारा जारी की गई PDF, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका एक सारांश दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और ऐसे प्रश्न हैं जिन पे आप ध्यान भी नहीं दे पाते। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर। यहाँ देखें 1 नंबर प्रश्न कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन, कि इंजन का प्रकार क्या है। यहाँ आपने इस शेप को देख करके बताना है कि इंजन का प्रकार कौन सा है। तो ये इंजन का वो प्रकार है जो आपकी ट्रेड में ट्रक का मॉडल खड़ा है, जीप का है, ट्रैक्टर का है। उनमें आप इंजन देखोगे तो सामने से सिर्फ एक ही सिलेंडर दिखेगा, बाकी एक सीध में होंगे। ऐसी कोई भी व्यवस्था हो उसको हम कहते हैं इनलाइन व्यवस्था। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों 1, कौन सा, इनलाइन। आगे आते हैं 2 ऑप्शन और हैं, वी इंजन, अपोजिट इंजन और रेडियल इंजन। ये वी इंजन आपके आगे आने वाले हैं, तो आप इन्हें देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न आता है, यहाँ इसको देखो, ये अभी आपका कौन सा आ गया। यहाँ देखें व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन, इंजन का प्रकार। फिर यहाँ इंजन का प्रकार पूछा है कि ये कौन सा है। इसकी शेप देखो, इस तरह से बनी हुई है, तो ये कौन सा हो गया, वी टाइप, सीधा सा स्पष्ट है। तो यहाँ लिखा इनलाइन नहीं होगा, वी हो जाएगा। अपोजिट होता है एक दूसरे का उल्टा, नहीं हो सकता, ये काट देते हैं। रेडियल इंजन ये नहीं होगा, तो इसका सही आंसर आ गया हमारे पास वी इंजन। तो वी इंजन का एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि जो ये कोण होता है इसका, ये 60 डिग्री होता है। ये आपने इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे आ चुके हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न में अपने देखें। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एन इंजन, कि इंजन का प्रकार क्या है। यहाँ फिर प्रकार पूछ लिया गया, वही इनलाइन हमने पढ़ा, जो एक सीध में हो, नहीं है। वी जो वी शेप में हो, नहीं है। अपोजिट होता है एक दूसरे के विपरीत होना, जैसे ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, तो ये हो जाएगा अपोजिट। रेडियल इसमें नहीं आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास वही ऑप्शन आ गए। आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि यहाँ लिखा है इंजन का प्रकार। रेडियल कौन सा होता है, यहाँ थोड़ी सी संख्या गलत दी गई है, ये आप ध्यान रख लेना। आप किताब पढ़ोगे वहाँ लिखा होगा विषम में होते हैं, मतलब कि या तो 3 होते हैं या 5 होंगे या 7 होंगे। इस तरह से विषम संख्या में बने होते हैं, सम संख्या में कभी रेडियल इंजन नहीं बनाए जाते। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इनलाइन नहीं है, वी इंजन नहीं है, अपोजिट इंजन नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा रेडियल इंजन, बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, कि व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC। ये कह रहा है कि TDC से BDC, ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर में हमने यहाँ लिख दिया TDC, यहाँ लिख दिया BDC। तो ये कह रहा है TDC से BDC की दूरी, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये क्या कहलाती है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, TDC से BDC या BDC से TDC की दूरी क्या कहलाती है, एक साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, एक स्ट्रोक कहलाता है। साइकिल कहलाता है सभी प्रक्रमों का एक निश्चित क्रम में होना, जैसे हमारे पास सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इन सभी क्रमों का एक निश्चित क्रम में होना हमारा क्या कहलाता है, साइकिल। और पिस्टन का TDC से BDC चलना या BDC से TDC चलना एक स्ट्रोक। पावर क्या है, जहाँ गैसें फैलती है और इंजन का दहन होता है, उसे पावर कहते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर है। आगे वाले प्रश्न पर, आगे वाला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। ध्यान से देखें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक, इस स्ट्रोक का नाम क्या है। आपको इस प्रकार की कोई भी शेप मिल जाए, आपने उसको ध्यान से देखना है, फिर उसका उत्तर देना है, नीचे वाली चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना। सबसे पहले यहाँ देखें, ये वाल्व क्या है, क्लोज है। ये वाल्व क्या है, ओपन है। दिख रहा है, ओपन हो रहा है। पिस्टन की स्थिति क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है पिस्टन। तो यहाँ जब इनलेट वाल्व खुला है, इनलेट वाल्व
ओपन है तो हमें क्या पता है कि जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तो हमारे पास क्या आता है, चार्ज आता है, और उस टाइम कौन सा स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। अब इसके ऑप्शन देखिए, संपीड़न नहीं हो सकता क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा होता तो हमारे पास संपीड़न स्ट्रोक होता। पावर अगर दोनों वाल्व यहाँ बंद होते, कि जो ये वाल्व और ये वाल्व है दोनों बंद होते, तो हमारे पास यहाँ पावर होता। सक्शन स्ट्रोक ये बिल्कुल क्लियर है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता तो सिर्फ हमारे पास ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये खुला होता, इनलेट वाल्व बंद होता। चलते आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है। 7 नंबर प्रश्न, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न क्या दे रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक का नाम क्या है। वही दोनों प्रक्रिया आगे मैंने कहा था, वाल्व को आपने स्थिति देखनी है। यह ध्यान से देखें, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों वाल्व क्या है, क्लोज है, दोनों वाल्व बंद है। दोनों वाल्व बंद होंगे तो क्या होगा, या तो कंप्रेशन होगा या फायरिंग होगा। फायरिंग होगा तो पिस्टन की स्थिति ऊपर से नीचे की ओर आएगी, और कंप्रेशन होगा तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। तो यहाँ अपने देखेंगे तो क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक नहीं क्योंकि इनलेट वाला खुला नहीं है। कंप्रेशन दोनों वाला बंद है, हो सकता है। पावर स्ट्रोक हो सकता है, परंतु पिस्टन की स्थिति यहाँ ध्यान से देखो, पिस्टन की स्थिति क्या दर्शा रखी है, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पावर स्ट्रोक भी नहीं होगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी नहीं होगा। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे ये किसका सूचक है। इन सूचक में से कम एक प्रश्न हर बार आता है। तो ये सूचक है, ये डेड बल्ब का है। किसका, डेड बल्ब का। आपने इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, फिर एक सूचक आ गया। इन सूचक को आपने ध्यान में रखते हुए चलना है कि इनमें से एक प्रश्न 100% आता है। तो यहाँ दिया है कि इस सूचक का नाम क्या है। इस सूचक का नाम आएगा क्रूशे कंट्रोल। डेड बल्ब का तो हमारा वो आ गया था, ये बल्ब लगा के इस तरह से कुछ लगा दिया, डेड बल्ब का आ गया, तो ये क्रूशे कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अभी हमारे पास प्रश्न आ गया 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास लिखा है सूचक का नाम क्या है। यह क्रूशे का नाम होगा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, TCS। यहाँ से समझ लेना, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्रूशियल कंट्रोल नहीं होगा और डेड बल्ब नहीं होगा। डेड बल्ब का तो हमें पता चल गया, क्रूशियल कंट्रोल का भी पता चल गया, तो ये दोनों तो है नहीं, हटा दें। हमें स्टेबिलिटी कंट्रोल का नहीं मिला, इसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल आंसर सही आ जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है इस सूचक का नाम क्या है। यहाँ आपने देखना है कि क्या बनाया गया। यहाँ लिखा है, ये जो निशान होता है ये पावर का होता है। किसका होता है, पावर का। किसका निशान होगा साथियों, पावर का। और ये किसका है, स्टीयरिंग का। ये निशान है स्टीयरिंग का। तो यहाँ देखो, केंद्र का अंतरताला, यहाँ कोई लॉकिंग नहीं है, गलत। प्रोक्सी सेंसर, मौजूदगी पता लगा, यहाँ कोई सेंसिंग का काम नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था मोड, इकोनॉमिक मोड नहीं हो रहा। तो यह आएगा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले प्रश्न पर चलते हैं, 12 नंबर पर। यहाँ लिखा है सूचक का नाम। ये तो बिल्कुल आसानी से आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या है। जब ये इस तरह से लगा रखा है तो ये क्या होता है, सीट बेल्ट होता है। क्या होता है साथियों, सीट बेल्ट। तो इसका आंसर सीधे मिल जाएगा, सीट बेल्ट संकेतक। एयर बैग नहीं होगा, एयर बैग होता तो इस तरह से आगे इस तरह से बना होता, नहीं है। ब्रेक संकेतक कुछ इस तरह से होता, नहीं है। ABS होता तो यहाँ ABS लिखा होता है इसके बीच में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आ गया सीट बेल्ट संकेतक। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे फिर एक प्रश्न आ गया, इन संकेतों को पूरा ध्यान से देखना, वीडियो शुरुआत से अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपकी परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण रहे। आप किसी तरह से जो लॉकडाउन के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हुई है, वो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिले, कोई फेल नहीं हो कोई विद्यार्थी। तो यहाँ चलते हैं अपने, यहाँ देखो, यहाँ लगाया गया है कि सूचक का नाम क्या है,
कि ये देखो एक बीच में एक टायर दे रखा है, इस टायर के बाहर एक्सपेंडिंग शू दे रखे हैं, क्या शू, जिन्हें अपने क्या कहते हैं लेदर भी कह देते हैं, बल्कि उसको बोला जाता है ब्रेक शू, ब्रेक शू। तो सीट बेल्ट तो हमें पता है एक आदमी बना करके इस तरह से क्रॉस कराया जाता है, तो नहीं है। एयर बैग होता तो आगे से इस तरह से आ जाता, ये भी नहीं है। एबीएस होता, मैंने पहले कहा बीच में लिखा होगा एबीएस, तो वही एबीएस होगा, तो ये सीधा का सीधा ब्रेक आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि शुरुआती साइटम का नाम, आप इसको हिंदी में न पढ़ करके साथियों, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर आपका द्विभाषी आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। आपने सिर्फ इसको इंग्लिश में ही प्राथमिकता देनी है, बाद में हिंदी पढ़ो। लिखा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, ये पूछ रहा है इस स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले संपीड़ित हवा, तो यहाँ कोई संपीड़ित हवा का नहीं है, यहाँ एक बैटरी लगी है, ये एक स्टार्टर मोटर लगी है, ये इसकी क्रैंक का फ्लाई व्हील आ गया, ये क्रैंक शाफ्ट आ गई, ये कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, सिलेंडर, ऊपर वाल्व, ये सारे भाग दर्शा रखे हैं। अब हमें पता है जब बैटरी से स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करते हैं तो संपीड़ित हवा नहीं आती। हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, यहाँ कोई पंप का काम नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। गैसोलीन इंजन स्टार्ट, ये भी नहीं आएगा। तो आपने ध्यान देना है प्रश्न को पढ़ने से पहले कि यहाँ आपने क्या दर्शाया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि फिर आ गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। यहाँ आपने इसको ध्यान से देखना है कि प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। यहाँ आप देखो कि पहले संपीड़ित हवा, यहाँ कोई कंप्रेशर नहीं लगा, संपीड़ित हवा नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर नहीं लगी है। गैसोलीन, यहाँ अन्य कोई इंजन नहीं लगा है, तो इसका आ जाएगा सीधा सीधा हाइड्रोलिक क्रैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाव डाल रहा है, इस तरह से इसको प्रेशर से इसको स्टार्ट कर रहा है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 को देखा जाए तो इसने लिखा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ आप देखें तो ये एक टू स्ट्रोक का मॉडल दिखाया गया है। तो ये मैंने बताया था, ये इसका होता है ट्रांसफर पोर्ट, ऊपर वाला एग्जॉस्ट, नीचे वाला इनलेट। ये आपने ढंग से पढ़ना है। इनलेट पोर्ट, यहाँ एक याद रखना, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट बिल्कुल आमने सामने बने होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। भाग पूछा इसका पूछा तो इंटेक पोर्ट तो मेरा ये आ गया, तो ये इसके साथ आ गया, गलत आ गया। एग्जॉस्ट पोर्ट मेरा यही है। ट्रांसफर पोर्ट इधर आ गया। इंजेक्शन पोर्ट यहाँ से ये आएगा। तो अब सीधा सा आप आंसर बता दोगे कौन सा साथियों, बी नंबर की एग्जॉस्ट पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे है विच हैविंग द इंजन हैविंग द सिलेंडर ऑफ द 60 डिग्री। अभी मैं बता के गया हूँ कि 60 डिग्री पर कौन से इंजन बने होते हैं। तो 60 डिग्री पर कौन से होते हैं साथियों, वी इंजन। इनलाइन क्या होता है, एक सीधी रेखा में, वी इंजन वी में अपोजिट 90 डिग्री एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, और रेडियल अपने अपने कोण पर इस तरह से बने होते हैं। तो ये आंसर आपको मिल गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न पर देखिए अपने। तो यहाँ लिखा है विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री ईच ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ क्या आएगा, इनलाइन 90 पर नहीं होते, वी 60 पे होते हैं, अपोजिट 180 पे होते हैं, तो 90 पे आएगा आपके रेडियल इंजन। इसका सही आंसर आ जाएगा रेडियल इंजन। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है। इनलाइन सिर्फ ज़मीन पर चलने वाले वाहनों में पसंद किए जाते हैं, वी इंजन भी लगभग ज़मीन पर, रेसिंग कारों में, अपोजिट भी ज़मीन पर चलने वाले, सिर्फ रेडियल एक इंजन ऐसा है जो सिर्फ यान में पसंद किया जाता है। रेडियल इंजन में क्या होता है साथियों, इस तरह से सिलेंडर बने होते हैं। इन सिलेंडर में एक मुख्य कनेक्टिंग रोड होती है, इस कनेक्टिंग रोड के साथ सहायक कनेक्टिंग रोडें लगी होती है, तो इन रोडों से इंजन चलता है। तो रेडियल में इसकी पावर अधिक हो जाती है, इसलिए वायुयान में पसंद किया जाने वाला इंजन हमारा रेडियल इंजन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखें 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति
और अधिक दहन का दाब होता है। तो अब हमें पता है जो इंजन अधिक पावर देगा उसी में दाब और गति अधिक होगी। यहाँ क्या पूछा है, गति और दहन का दाब दोनों चीज़ पूछे हैं। वी इंजन में नहीं होता, अपोजिट में नहीं होता, इनलाइन में नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा, हमारा वायुयान वाला। कौन सा, वायुयान वाला। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। आज हम सिर्फ 30 प्रश्न ही हल करेंगे, उसके बाद हर रोज़ 30-30 या 20-30 जैसे चलागा, आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा आपको। सबसे पहले अपने देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में देखें कि कौन सा इंजन अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट होता है। कि कौन सा इंजन कॉम्पैक्ट होता है, किफ़ायती और कॉम्पैक्ट। इसका पूछा जाए, रेडियल किफ़ायती नहीं होते, अपोजिट भी नहीं होते, इनलाइन भी नहीं होते, तो यहाँ इसका आंसर आएगा साथियों वी शेप जो इंजन होते हैं अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं और किफ़ायती भी होते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर चलें। 22 में लिखा है उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है, विच इज़ द हाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन। कि ईंधन में कुशल इंजन कौन सा होता है। तो यहाँ ईंधन में कुशल इंजन की बात की जाए तो हमारे पास इसका आंसर आएगा साथियों रेडियल। कौन सा, रेडियल। उसके बाद चलिए अपने प्रश्न नंबर 23। विच इज़ द इंजन आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। इंजन जिसे निरंतर दाब चक्कर इंजन भी कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जिसे दाब चक्कर कहा जाता है वह इंजन कौन सा है। मैंने कहा था हमारे पास दो इंजन है, एक डीजल है, एक पेट्रोल है। कौन सा, एक पेट्रोल है। डीजल का जो डायग्राम चक्कर बनता है कुछ इस तरह से बनता है और पेट्रोल का बनता है इस तरह से बन के इस तरह से। यहाँ ये दोनों क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, आयतन के होते हैं। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। मतलब कि ये नियत दाब पर काम करता है और ये नियत आयतन पे काम करता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कोई उत्तर क्या है इसका। ऑटो साइकिल नहीं होगा, डीजल साइकिल, या सीधा हमारा उत्तर सामने पड़ा है। प्रश्न नंबर 24 देखा जाए। प्रश्न नंबर 24 देखें क्या लिखा है। क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है। आपको कहा था हिंदी की बजाय आप इंग्लिश पढ़ना, समझ आसान आएगा। इसने लिखा है व्हाट इज़ द कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन। यहाँ आप अपने एक क्रैंक बना लें, यहाँ अपने एक क्रैंक बना ली, ये हमारी क्रैंक बन गई। ये क्रैंक के जनरल आगे क्या आगे, जनरल, जनरल, ये आ गया हमारा क्रैंक पिन। अब इसको देखो, इसने कहा बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन, ये सेंटर आ गया क्रैंक पिन का, और सेंटर ऑफ द मेन जनरल, ये सेंटर आ गया मेन जनरल का। इस दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। सबसे पहले स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की बात की जाए, स्ट्रोक तो मैंने कहा था टीडीसी से, प्रश्न कौन सा था हमारा, ये था टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है। साइकिल, साइकिल सक्शन, कंप्रेशन, फायरिंग और एग्जॉस्ट का एक निश्चित क्रम में होना एक क्या कहलाता है, चक्र। फेंकना, थ्रो। उसके बाद एफिशिएंसी आती है इन आउटपुट बटा इनपुट इंटू मल्टीप्लाई इंटू 100, उसकी एफिशिएंसी निकल जाती है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा आपका थ्रो। थ्रो क्या होता है, क्रैंक पिन के मध्य से क्रैंक जनरल के मध्य की जो बीच की दूरी होती है वह एक थ्रो कहलाता है। और यहाँ ध्यान रखना 2 इंटू थ्रो बराबर एक स्ट्रोक कहलाता है। अगर थ्रो को हम दुगना कर दें तो एक स्ट्रोक बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखें। यहाँ लिखा है पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है। पिस्टन स्ट्रोक को अभी मैं बता के गया हूँ, वही प्रश्न फिर से आ गया। तो मैंने कहा था 2 इंटू थ्रो, तो यहाँ से ढूंढ लो आप सीधा। डबल ऑफ द थ्रो सही है, हाफ थ्रो नहीं आएगा, इक्वल थ्रो नहीं आएगा, 4 टाइम थ्रो। इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 2 गुना थ्रो का। प्रश्न नंबर 26, फायरिंग ऑर्डर क्या है। फायरिंग ऑर्डर क्या है, फायरिंग ऑर्डर हमें पता होता है कि एक शक्ति स्ट्रोक का घटना का अनुक्रम होता है या घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ द पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेस, शक्ति घटना का अनुक्रम। सीक्वेंस ऑफ द सक्शन स्ट्रोक नहीं आएगा, संपीड़न स्ट्रोक का भी नहीं आएगा,
और निकास स्ट्रोक का भी नहीं आएगा। मतलब शक्ति स्ट्रोक का जो एक टाइमिंग सेट किया जाता है उसे हम फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे 1 3 4 2, 1 3 2, 1 5 3 6 4 2, इस तरह से प्रत्येक मल्टी सिलेंडर के अलग अलग फायरिंग क्रम होते हैं। ये आपने खुद ही याद कर लेने हैं। 26 के बाद हमारा प्रश्न नंबर आता है 27। 27 में लिखा है बर्डन गेज का प्रयोग क्या किया जाता है। बर्डन गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बर्डन गेज कैसी होती है? बर्डन गेज इस तरह की एक खोखली नली होती है। यहाँ क्या आता है, एक रेक लगी होती है दांतेदार। इस रेक के साथ एक नीडल लगी होती है इस तरह से सुई, जिसे इंडिकेशन दिखाया जाता है। इसका एक संबंध होता है हमारी पाइपलाइन से, जिसमें क्या होता है, फ्यूल ऑयल भरा होता है, ऑयल। तो सीधी बात है, जब ऑयल होगा, ऑयल का दबाव इसमें जाएगा तो ये बर्डन ट्यूब क्या होगी, थोड़ी प्रसार होगी। क्या होगी, इसका प्रसार होगा, फैलाव होगा। फैलाव होने से क्या होगी, नीडल थोड़ी अपनी डायरेक्शन से हिल जाएगी। तो यहाँ सीधा सा उत्तर आपके सामने आ जाएगा कि क्या होगा, दबाव मापने के लिए तो दबाव माप रहे हैं अपने, तापमान नहीं नापेगा, मात्रा को भी नहीं नापेगा और ताप को भी नहीं नापेगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1 नंबर। 28 नंबर देखें, एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हिंदी गलत लिखी गई है, आप इंग्लिश को देखें। लिखा है कि विच यूज द स्टार्टिंग ए हेवी अर्थ, क्यों अर्थ का इसने पृथ्वी बना दिया, हेवी अर्थ मूविंग इंजन, मतलब कि बहुत भारी इंजनों को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले देखें, क्या हैंड से कर सकते हैं, नहीं होगा हाथ से। इलेक्ट्रिक मोटर उसमें काम नहीं करेगी, संपीड़ित हवा भी नहीं करेगी। यहाँ गैसोलीन इंजन अलग से इंजन स्टार्ट करके, जैसे हम मेरीन इंजन, क्या होते हैं, मेरीन इंजन जो जलयान होते हैं उनके इंजन को स्टार्ट करते हैं, वो भारी इंजन होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए हम गैसोलीन इंजन का प्रयोग करते हैं। पहले से इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है और उसके साथ कपलिंग से जोड़ दिया जाता है। जब बड़ा इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 29 देखें, कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है। तो अब सबको ही पता है कि हाथ से क्रैंकिंग को कौन सा अपनाता है, स्टेशनरी इंजन, छोटा इंजन, एलएमवी और भारी। तो हमें पता है कि हम इसमें छोटा इंजन लगाएंगे। स्टेशनरी इंजन भी कर लेते हैं अपने हाथ से, परंतु स्टेशनरी इंजन अगर थोड़ा बड़ा हो तो हम उसको नहीं कर सकते, क्यों, आजकल कोई जरूरी नहीं है सिंगल सिलेंडर ही लगाए, कई लोग 4 सिलेंडर इंजन को भी स्टेशनरी बना रखा है। तो यहाँ सिर्फ अपने छोटा इंजन का ही हमारा इस्तेमाल होगा। प्रश्न नंबर 30 है कि एलएमवी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है। मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल, एलएमवी का बन गया लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर में छोटे व्हीकल है, उनको स्टार्ट करने के लिए कौन सी प्रणाली ज़्यादा काम में ली जा रही है। तो हाथ से नहीं करते, संपीड़ित हवा से नहीं करते, जैसे हमें क्या करते हैं, सीधा सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ के लिए हमें क्या काम चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना चैप्टर काफ़ी है। कल अपने नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वॉच किया करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो तब के लिए धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो क्लास पूरी देखी।